हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रमेश चंद्र क्लासवा। अपन बात करें पॉलिटिकल साइंस में क्लास 12 अपन बात करें तो जिसमें अपना चैप्टर चल रहा है कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जिसमें पहला चैप्टर अपना ये हो रहा है और उसमें अपना टॉपिक है कि विभाजन क्या है। अपना रुको 1 मिनट, एक बार पेन का यूज़ कर लेते हैं। पेन क्या है प्रोसेस, हाँ पेन कहाँ है। तो पहला टॉपिक का नाम है विभाजन। विभाजन की प्रक्रिया, इससे पहले टॉपिक था उसको अपने क्लियर कर दिया है। उसके बाद अपन ये अपना टॉपिक रहा है तो इसको अपन पढ़ेंगे और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठने की संभावना रहेगी। तो आप इनको ध्यान से पढ़े और समझे, और रटने की ज़रूरत नहीं, रटोगे तो भूल जाओगे। तो अपने को समझना है। तो पहला अपना इसमें कह रहा है कि विभाजन की प्रक्रिया। अब विभाजन क्या होता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो विभाजन होता है कि यह फैसला, सबसे पहले अपन इस बात के ऊपर बात करेंगे। तो यह फैसला हुआ कि अब तक जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता है, यानी कि भारत देश, जो भारत देश है आज़ाद हुआ, तो आज़ाद हुआ तब एक ही राष्ट्र था। उसके बाद दो राष्ट्र हो गए। कौन कौन से राष्ट्र हो गए? पाकिस्तान और हिंदुस्तान, ये दो राष्ट्र हो गए। तो इसमें क्या प्रक्रिया का जो विभाजन हुआ था उसकी प्रक्रिया क्या होती? तो यह फैसला हुआ कि अब तक जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था उसे दो विदेशों के नाम से जाना जाएगा, यानी कि दो राष्ट्रों के नाम से जाना जाता है। तो उन दो राष्ट्रों का नाम क्या है? तो उसे दो राष्ट्रों के नाम जाता है, उससे भारत व पाकिस्तान के नाम के दो देशों के बीच में बांटा गया है। किन दो देशों के बीच में बांटा गया? यानी पहले क्या आता था कि इंडिया, सिर्फ इंडिया नाम आता था, और अब क्या विभाजन के बाद क्या हुआ कि दो नाम है, भारत और पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। उसके बाद है कि सेकंड अपन बात करें कि यह विभाजन दर्दनाक, यानी कि दर्दनाक था। इनके बहुत घटना पूर्वक वहाँ पर ऐसी हिंसा हुई थी, दर्दनाक था। तो इस पर फैसला करना और अमल लाना भी कठिन था, यानी कि बहुत दर्दनाक था। यानी कि भारत वाले लोग हिंदुस्तान, इनकी जो हिंदुस्तान लोग थे और पाकिस्तान लोग थे, वो इधर इधर गए थे, आना जाना बहुत कठिनाई पड़ी थी। उसके बाद है यह तय करना, यानी कि यह तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्यक को विभाजन के आधार पर, यानी कि भारत और पाकिस्तान को किस आधार पर बांटा गया, यानी किस आधार पर उनका विभाजन हुआ? तो धार्मिक स्तर पर, यानी कि जो धार्मिक बहुसंख्या के लोग हैं जहाँ पर वो ठहरे हैं, या दो जो ज़्यादा धार्मिक स्तर के जो लोग होते हैं उनको एक साइड किया और इनको एक साइड किया। तो जहाँ पर मुसलमान की जहाँ पर संख्या या लोगों की जो संख्या थी उसको वहाँ पर पाकिस्तान के रूप में उनको नाम दिया गया। तो यहाँ पर यह तय किया कि धार्मिक बहुसंख्यकों को विभाजन के आधार पर बनाया गया। इस इलाकों पे, यानी कि जो जहाँ पर मुसलमान रहेंगे, यानी कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुत थे वो इलाके पाकिस्तान भूभाग होंगे। जहाँ पर मुसलमान लोग थे, मुस्लिम लीग के जो लोग वहाँ पर रहते थे, तो उस इलाके को क्या नाम से जाना गया? पाकिस्तान भूभाग। और उसके बाद जो रहा और उसके शेष से को भारत कहला, यानी कि जो बाकी जो हिस्सा रहा, यानी कि जो मुस्लिम समाज के लोग नहीं रहते थे उस इलाके को वहाँ पर क्या गया? भारत नाम दिया गया। और उसके बाद बात करेंगे, यह बात थोड़ी आसान जानी पड़ी, यानी कि ये बात अपने को आसान लगती है। सिर्फ कहा होगा कि आप जहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर पाकिस्तान, और जहाँ पर हिंदुस्तान या हिंदू लोग हैं वहाँ पर हिंदुस्तान। पर ये इतना कहने पर इतना आसान नहीं था कि इन्होंने कहने पर ऐसा हो जाए, बहुत कठिनाई आई इसमें। तो यह बात थोड़ी आसान जान पड़ती है, लेकिन अमल में इतनी कई दिक्कत आई थी, इसमें बहुत सारी दिक्कतें आई थी। अब अपना टॉपिक चलता है। सेकेंड टॉपिक चलता है कि विभाजन की समस्या क्या आता है? विभाजन की समस्या आता है क्या? विभाजन की समस्या क्या आई थी? क्वेश्चन ऐसे उठ सकता है कि भारत देश में विभाजन हुआ तो वहाँ पर क्या क्या समस्या है, ये क्वेश्चन उठने की संभावना है। तो आप थोड़े मन लगा के अभी से तैयारी करोगे तो अभी आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तभी आप एग्जाम में आप व्यवस्थित लिख पाओगे। तो ये अपना टॉपिक है अब कि विभाजन की समस्या क्या आई थी, विभाजन होने के बाद क्या क्या समस्या आई थी उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो विभाजन की समस्या क्या आई थी? तो विभाजन की समस्या है कि मुस्लिम पूरे देश में थे, यानी कि मुस्लिम समाज के जो लोग थे जो पूरे देश में थे, और पूरे देश को बांटना आसान नहीं था, यानी कि
पूरे देश में मुस्लिम समाज के लोग रहते थे और पूरे देश को बांटना इतना आसान नहीं था। सेकंड टॉपिक आता है ऐसे दो इलाके थे जहाँ मतलब मुस्लिम समाज के लोग जहाँ ज़्यादातर बहुत संख्या में रहते थे, जो मुस्लिम समाज के रहते थे, यानी कि ऐसे दो इलाके थे जहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादा रहते थे। उसके बाद आते हैं दोनों इलाकों को मिलाकर जोड़ना बहुत मुमकिन था, यानी कि एक तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, यानी कि इन दोनों को जोड़ना बहुत बड़ी बात थी। तो इन्होंने क्या किया कि सभी मुस्लिम पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं थे, यानी कि सभी जो है नहीं यानी कि दो इलाके जहाँ पर मुस्लिम समाज के ज़्यादा लोग जहाँ रहते थे, तो पश्चिमी मुस्लिम लोग को यहाँ पूर्वी पाकिस्तान में नहीं आना चाहते थे। तो ये दोनों बहुत सारी कठिनाई जिसके कारण से भारत को बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ा। तो यहाँ से अपना यहाँ से अपन टॉपिक चल रहे कि सभी मुस्लिम पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे। मुस्लिम समाज के जो लोग थे वो क्या कि द्विराष्ट्र सिद्धांत मांग कर रहे थे, बाकी अन्य जो लोग थे वो मुसलमानों के साथ यानी कि पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। पंजाब और बंगाल, यानी कि यहाँ पंजाब और बंगाल में कुछ इलाकों में मुस्लिम ज़्यादा थे, यानी पंजाब और बंगाल का जो क्षेत्र आता है वहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादा रहते थे, यानी कि बहुत सारे हद से भी ज़्यादा रहते थे। फिर वह जिले के आधार पर बंटवारा किया गया, यानी कि उसके बाद किसके आधार पर किया गया, तो जिले के आधार पर बंटवारा किया गया। उसके बाद अल्पसंख्यक की समस्या अब वापस आई। पहले क्या धर्म के आधार पर किया था तो हिंदू, और इसमें फिर अल्पसंख्या भी उसमें शामिल है, तो इनकी समस्या आई, एक नई समस्या खड़ी होगी अल्पसंख्या वाली। उसके बाद आता है कि चंद घंटों में देशों को खाली करने की समस्या, यानी कि काफ़ी घंटे, यानी कि 15 अगस्त को भारत देश आज़ाद हुआ, तो जिस रात को ही बंटवारे की मेन बात हुई थी कि पाकिस्तान यानी कि भारत और पूरा देश है, भारत है जो दो देशों का बनेगा, तो भारत और पाकिस्तान बनेगा। तो कुछ घंटों में लोगों को इधर इधर जाना तो काफ़ी बड़ी समस्या सामने आई थी। तो आपको क्वेश्चन अब ये यहाँ से उठेगा कि भारत देश में विभाजन के समय क्या क्या समस्या आई उसके बारे में पूछ ले। तो ये इस मैंने ये टॉपिक बनाया है, इस आधार पे कहे तो यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन उठने की संभावना होती है। बाकी आपके हिसाब से आपको समझना है और पढ़ना है और आपको एग्जाम में लिखना है। उसके बाद करते हैं सेकेंड अपना टॉपिक आएगा कि विभाजन के परिणाम क्या हुए थे, इनकी जो विभाजन हुआ था, रुको इसको कलर चेंज करना पड़ेगा। ये विभाजन का परिणाम क्या था, विभाजन हो गया ना, विभाजन के बारे में अपन ने पढ़ लिया, समस्या क्या है, अब विभाजन के परिणाम क्या है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो विभाजन की परिणाम आए थे कि विभाजन के दौरान, यानी कि विभाजन के दौरान की बात कर रहे हैं अपन, रुको 1 मिनट कॉलर, विभाजन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा हुई, यानी कि लोगों को मारा गया, महिलाओं के साथ बहुत गलत कहे तो बलात्कार रैप ऐसे हुए, लोगों को भी बहुत मारा गया, यानी कि जो मासूम महिला है उनको मारा गया बिना काम से, हिंदू को भी मारा गया, मुस्लिम को भी मारा गया। ओके, तो उसके बाद सेकंड अपना आता है कि विभाजन के दौरान अनसाइड स्थान, यानी कि यहाँ से वहाँ से लोग गए, मतलब पूर्वी पाकिस्तान में गए थे, भारत के इधर आए थे, इधर गए, तो जिसमें क्या लोग उनका अचानक स्थानांतरण होना, यानी अचानक किसी का ट्रांसफर हो जाता है तो अचानक होता है ना, वो ऐसे थोड़ा ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा थोड़ा कल लेटर आता है कि आपका ट्रांसफर हो गया, जैसे अचानक स्थानांतरण होना। इनका भी काफ़ी समस्या आई कि लोगों को घर बार छोड़ना पड़ा, बहुत सारे अच्छे मकान बने हुए थे उनको छोड़ना पड़ा, उनकी ज़मीन ज़्यादा को छोड़ना पड़ा, घर बार को छोड़ना पड़ा, कुएं और बेस, यानी कि अपने अन्य साधनों को उनको छोड़ना पड़ा, अचानक स्थानांतरण करना। फिर ऐसे थोड़ी एक सब उठा के ले जाएंगे, और ऐसा है नहीं कि एक बार एक सामान रख के वापस आए, ऐसा था ही नहीं। अगर ऐसा हो तो लोग मारते थे, जो बीच में रहते जहाँ के वहाँ उन्होंने कब्जा किया था वो लोग मार रहे थे, तो बहुत सारी समस्या आई थी, ये परिणाम उनके साथ। और उसके बाद आता है थर्ड अपना पॉइंट आता है कि थर्ड पॉइंट है विभाजन के दौरान लोगों को मजबूरन शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा, क्योंकि ये ना जब लोग इधर इधर आने जाने लगे तो विभाजन के दौरान लोगों को मजबूर होकर शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा। और उसके बाद आता है कि विभाजन के दौरान महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या और जबरदस्ती आदि हुई, यानी कि महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, हत्या हुई, महिलाओं की हत्या की गई, है ना। तो ये बहुत सारी इनके परिणाम हुए थे। उसके बाद है कि विभाजन के दौरान संपत्ति का बंटवारा हुआ, संपत्ति का भी बंटवारा हो गया है ना, संपत्ति का भी बंटवारा, जिसके कारण से काफ़ी समस्या पैदा हुई। उसके बाद आता है सेकंड अपना होता है, छठा पॉइंट आता है विभाजन के दौरान लगभग 80 लाख लोगों ने घर छोड़े, यानी कि अब 80 लाख लोगों ने घर छोड़े, तो उनकी घर की कृषि वगैरह, पशुपालन वगैरह,
और घर बार अच्छे अच्छे बने हुए थे, उनको छोड़ना पड़ा, तो काफ़ी दुख होता है इसके कारण से। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे यहाँ से उठने की संभावना है कि भारत देश का तब विभाजन हुआ, या देश का विभाजन हुआ था, तब भारत देश आज़ाद हुआ था 14 या 15 मध्य रात्रि को, तो उसके बाद विभाजन हुआ था। तो उस विभाजन का परिणाम क्या थे, तो ऐसे भी क्वेश्चन उठा है। आपको ये पॉइंट याद रखने, मैंने जो पॉइंट बनाए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे मत समझना कि एक 12th पास वाला लड़का पढ़ा रहा है और वो एग्जाम की दृष्टि में कोई आने वाला नहीं, ऐसे सोचोगे तो आपके क्वेश्चन या नंबर कम आने की संभावना, कि आप सोचोगे आप पढ़ोगे नहीं। तो आप मैं इतने व्यवस्थित टॉपिक एक बार चार्ट के उनको नोट्स बना के वापस इसमें पढ़ा रहा हूँ, तो आप भी समझिए मैं ऐसे तो फालतू पढ़ाता हूँ नहीं, मैं भी कुछ व्यवस्थित नोट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो कि 2011 से एग्ज़ाम में पहुंचने वाले जो टॉपिक है उनको मैंने लिया है। तो क्या है कि एग्ज़ाम जो एग्जामिनर होता है वो क्या है नए क्वेश्चन नहीं बनाता है, यानी कि आगे जो पूर्व पहुंचे हुए हैं उनको ही रिपीट करता है। मैंने बहुत सारे ऐसे करके 2011 से 2023 तक जो क्वेश्चन आए थे उनको सभी को पढ़ के समझ के फिर मैंने ये नोट्स बनाए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स है, आपको पढ़ना है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अब आगे बात करते हैं तो आगे बात करते हैं कि आज़ादी के दौरान अब क्या था। आज़ादी के दौरान आज़ादी के दौरान गांधी जी, अब क्या है कि महात्मा गांधी, अब महात्मा गांधी के बाद इसमें आज़ादी में काफ़ी बड़ा योगदान रहा था महात्मा गांधी का। किसका? महात्मा गांधी का काफ़ी योगदान रहा था। इन्होंने बहुत बार जेल जाना पड़ा था। तो ये क्या है, महात्मा गांधी का क्या था, तो महात्मा गांधी कह रहे हैं कि महात्मा गांधी देश में हो रही हिंसा से बहुत दुखी थे, यानी कि देश में बहुत सारी हिंसा हो रही थी, उससे काफ़ी दुखी थे महात्मा गांधी। वो इन दिनों में कलकत्ता गए थे, उन्होंने हिंसा रोकने की अपील की थी। कोलकाता जाके उन्होंने ये हिंसा हुई थी उन्होंने रोकने की एक अपील की थी। और फिर गांधी जी दिल्ली आए थे, फिर गांधी जी दिल्ली आए थे और गांधी जी ने 1948 में उपवास रखा था। उपवास का मतलब आप समझ गए हैं कि उपवास रखा था, कब रखा था। तो क्वेश्चन ये उठता है कि महात्मा गांधी ने, भारत देश आज़ाद हुआ तो 1948 में महात्मा गांधी ने उपवास रखा था। क्वेश्चन उठने की पूरी संभावना है। आप छोटा क्वेश्चन 1 नंबर में पूरी अवश्य में आने की पूरी संभावना है, आप ध्यान रखिए इनको। उसके बाद है उन्होंने उपवास से ही हिंसा और तनाव पर कम किया, यानी कि उन्होंने उनके उपवास से ही हिंसा और तनाव पर कम किया। और 30 जनवरी, अब क्या है, अब महात्मा गांधी के बारे में पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर में महात्मा गांधी का काफ़ी परिचय है, तो अब महात्मा गांधी की थोड़ी जीवनी कारण पढ़ लेते हैं। तो 30 जनवरी कब है, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम विनायक गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। किसकी? अब महात्मा गांधी की हत्या किसने की और कब की, ये क्वेश्चन पूरी उठने की संभावना है, आप थोड़ा याद रखिए। इसकी हत्या कब की थी, तो ये की थी 30 जनवरी 1948 को की थी। ओके, 1948 को की थी। और किसने की? नाथूलाल विनायक गोडसे ने इसकी हत्या कर दी और महात्मा गांधी का देहांत हो गया। उसके बाद बात करें अपन सेकेंड टॉपिक पर, तो सेकेंड टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को। काफ़ी इस चैप्टर में हर बार सरकार इसको पहुंचने की एग्जाम में सब इसका क्वेश्चन उठता है। तो इसमें उठने की संभावना ऐसे होती है कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन में ये होता है कि रजवाड़ों से क्या अभिप्राय है और रजवाड़ों की क्या समस्या है। रजवाड़ों की क्या समस्या है, सबसे पहले आएगा रजवाड़ों की क्या समस्या है, उसके बाद है रजवाड़ों से अभिप्राय क्या है। तो उसके बारे में बात करें तो उसके अपन आगे बात करते हैं। तो ये आपको जो ये वाला क्षेत्र दिख रहा है, ये मैंने ऊपर वाला लिया है, जो ये मैंने ये कलर दिख रहा है आपको, ये ब्रिटिश भारत है। क्या है? ब्रिटिश, यानी कि जो ब्रिटिशों के खिलाफ गुलाम था, यानी कि बिल्कुल गुलाम, यानी कि जो ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज जो कहते थे उनका पालन करना, वो ही कहते थे। वो ये वाला ये कलर दिख रहा है, जो जैसे कि ये मैंने आपको कर दिया, ये वाला, ये पूरा जैसे पंजाब आ गया, बिहार आ गया, दिल्ली आ गया, सिंध आ गया, मद्रास, ये सारे ये कलर दिख रहे। ये इसमें जो रियासतें थी या जो राज्य थे, जो ये सीधे यानी कि जो अंग्रेजों का सीधा इफेक्ट इन पे पड़ता था, जो अंग्रेज कहते थे वो इनको करना पड़ता था। और बाकी जो रियासतें वाला जो सेकेंड ये कलर दिख रहा है आपको, ये वाला ये कलर दिख रहा है, तो ये रियासतें थी। यहाँ पर तो ब्रिटिशों का शासन था पर सीधे तरीके से शासन नहीं था। यहाँ पर रजवाड़ों का जो राजा होता था या कोई यानी कि राजा जो हिंदू होता था वो राजा होता था, और बाकी मुसलमान होते थे तो वो सुल्तान होते थे। तो इन पे सीधा इफेक्ट उनका नहीं था। किसका?
ब्रिटिश अंग्रेजों का इस पर सीधा इफेक्ट नहीं था। यहाँ पर सीधा इफेक्ट अंग्रेज राजाओं को दबाव डालते थे और राजाओं ने इस पर दबाव डाला, जनता के ऊपर दबाव डाला। यहाँ पर आपको समझ में क्लियर आना चाहिए कि जो ब्रिटिश भारत का मैंने आपको कलर ऊपर वाला बताया, जो कलर दिख रहा है आपको, जो ये ब्रिटिश वाला, तो उसमें ज़्यादा कोई हल्दी कलर का जो कलर दिख रहा है, वहाँ पर तो अंग्रेजों का सीधा इफेक्ट था, जीता वो कहते थे जैसा इनको करना पड़ता था। पर यहाँ जो नीचे कलर हमने आपको बताया, वहाँ पर ऐसा नहीं था। वहाँ पर जनता का सेवम, वहाँ पर राजा का शासन था। अगर राजा हिंदू होता था तो वहाँ पर हिंदू का राजा था, अगर वहाँ पर मुसलमान कोई राजा होता था तो वहाँ पर सुल्तान, जैसे यहाँ पर जैसे मैंने बात की हैदराबाद के निज़ाम के बारे में बात करते हैं, तो ये वहाँ पर उनका निज़ाम का, जैसे उनके ये निज़ाम आप नाम सुना होगा कि विश्व में सेकेंड नंबर पे अमीरों के नाम में इनका नाम आता था। तो ऐसे बड़े बड़े लोगों जो रियासत थी, बड़ी बड़ी रियासत, यो इनकी समस्या क्या थी? इन समस्या के कारण ये थी, जो ये मैंने बताया था रियासत रजवाड़े, ये भारत देश आज़ाद होने के बाद ये अपने ये देश की अपनी अपनी मांग कर रहे थे। जैसे हैदराबाद एक देश अपना, हमारा एक अलग देश होना चाहिए, ये निज़ाम अपनी मांग कर रहा था। हम हमेशा आज़ाद रहना चाहते हैं, हमें कोई भारत में हमेशा, नहीं तो हमें भारत में शामिल होना है, नहीं तो हमें पाकिस्तान में शामिल होना है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। जैसे राजपूताना अजमेर में ये रियासत है, बलूचिस्तान वाला राज्य, जम्मू कश्मीर वाला, ये सारी मणिपुर वाली ये रियासतें, ये जो रियासतें मैंने आपको बोला है, ये रियासतें अपने आप को आज़ाद करने की मांग कर रही थी। और उसके बाद बाकी जो मैंने ऊपर वाला ब्रिटिश भारत, ये तो भारत आधे तो पाकिस्तान में शामिल हो रहे थे और आगे भारत में शामिल हो रहे थे, तो इससे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है आपके ऊपर। तो ये अपने आप को रिसर्च, इसलिए ये समस्या आप इसके सामने पैदा हुई थी, जो भारत देश विभाजन हुआ था, इसके कारण से रियासतों का क्या इफेक्ट इन पर पड़ा था। अब सेकेंड अपन बात करते हैं कि इसमें अपन बात करते हैं कि ब्रिटिश इंडिया क्या है। ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में विभाजित हुआ था। ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में विभाजित था। एक हिस्सा ब्रिटिश प्रभुत्व वाला भारतीय प्रांत थे, दूसरे हिस्से में रजवाड़े थे, यानी कि रजवाड़े आपने नाम सुना होगा कि एक हिस्से में तो ब्रिटिश प्रभुत्व वाला भारतीय प्रांत था, यानी कि जहाँ पर अंग्रेजों का सीधा इफेक्ट पड़ता था, वहाँ पर सीधा इफेक्ट नहीं, जो अंग्रेज कहता था वो करता था। और सेकंड पे वहाँ पर अंग्रेजों का राज था, पर इतना खास नहीं था, यानी कि जो वहाँ पर राजा कहते वो नहीं होगा, नहीं होता, इस टाइप का था। तो वहाँ पर बहुत सारी संध्या की उन अंग्रेजों ने, तो वहाँ पर ऐसे उन्होंने सिंपल तरीके से उनको कमज़ोर करने के तरीके से उन्होंने क्या संधि करने लगे थे। तो वहाँ पर रजवाड़ों का राज चलता था, रजवाड़े जैसे किया करते थे वैसे उनको करना पड़ता था, जैसे रजवाड़े। उसके बाद सेकंड आता है, थर्ड पॉइंट आता है अपना कि ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत पर अंग्रेजों का सरकार सीधा नियंत्रण। मैंने आपको जो बोल रहा हूँ कि जो ब्रिटिश प्रभुत्व, ये देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत पर अंग्रेजों सरकार का सीधा नियंत्रण था। दूसरी तरफ छोटे बड़े आकार के कुछ और राज्य थे, उन्हें रजवाड़े कहा जाता था, लेकिन रजवाड़े का वहाँ पर निरंतर था और रजवाड़ों पर राजाओं का शासन था। वहाँ पर ब्रिटिश किसी का भी राज्य नहीं था, ये स्पष्ट आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये उठता है, अगर ब्रिटिश प्रांतीय जो राज्य था वहाँ पर किसका सीधा नियंत्रण था, तो ऑप्शन में दे देगा ब्रिटिश या अंग्रेजों का ऐसा नाम दे दिया या राजाओं का। तो इन दोनों आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको कंफ्यूज ऐसे होना है, अब कंफ्यूज होना ही नहीं है, आपको सीधा कहना है ब्रिटिश प्रांत होगा तो सीधा अंग्रेजों का नियंत्रण होगा, यानी ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड वालों का नियंत्रण वहाँ पर होगा। अगर जहाँ पर रजवाड़े देसी रियासतें या रजवाड़े होंगे वहाँ पर कोई ब्रिटिश वाला सीधा नियंत्रण नहीं होगा, यानी कि इफेक्ट यानी कि इंडिपेंडेंट के हिसाब से अपन देखें तो सीधा उनका ऊपर नियंत्रण नहीं होगा, वहाँ पर राजा राज करेगा, वही करेंगे, बाकी कोई कुछ नहीं करेगा। उसके बाद बात करेंगे कि राजाओं ने ब्रिटिश राज्य को सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर ली, इनके ब्रिटिश यानी जो ब्रिटिश वाले कहते थे उनको स्वीकार भी की, संध्या की, पर उनको मतलब गुलाम नहीं बनाया। मैंने बात तो गुलाम नहीं रहे वो। और इसके अंतर्गत अपने राज्य में घरेलू मामलों पर शासन करते थे। जो राजा होता रजवाड़े होते थे, उसमें राजा का शासन होता। जो घरेलू कोई भी काम होता था तो वहाँ पर राजा ही उसका काम संभालता था या वो आदेश करता था, ऐसा होता है। वहाँ पर कोई ब्रिटिश वाला काम नहीं करता था। उसके बाद बात करेंगे अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य के 1/3 हिस्से में रजवाड़ों का काम आए थे और प्रत्येक चार भारतीय में से एक किसी न किसी रजवाड़ों से प्रजात था।
प्रजात था। ये आपके सब कॉन्सेप्ट हो गए। तो आपको ये टॉपिक भी आने का नहीं संभावना है, तो आपको इनको थोड़ा समझिए और ये टॉपिक इनको पढ़िए। आपको ये पॉइंट मैंने बनाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स के जरिए। अपन अब आगे बात करते हैं कि आगे अपना क्या क्या रहा है। उसके बाद करें कि जब भारत देश आज़ाद हुआ था तब भारत देश में कुल कितनी रियासतें थी, उसके बारे में अपन बात करें तो कुल कितनी रियासतें थी? 565। कितनी थी? 565 रियासतें थी। ऐसे में देश के टूटने का पूरा पूरा खतरा हो सकता है। आपको खुद को पता होगा कि भारत देश में 565 रियासतें होती है, तो फिर वो अपनी अपनी 565 जो रियासतें अपनी अपनी मांग करते, देश हमारे अपनी रियासतों कहते हैं हमारा देश अलग बनना चाहिए। तो फिर उससे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है कि भारत टूटने की पूरी संभावना है, दोबारा एक बार गुलाम बनने की पूरी संभावना है। उसके बाद बात करते हैं अपन कि क्योंकि अंग्रेजों ने घोषणा की क्योंकि अंग्रेजों ने घोषणा की कि ब्रिटिश प्रभुत्व के बाद रजवाड़ों अपनी आज़ादी है, यानी कि उनको उनके हिसाब से उनको रहा गया। ऐसा नहीं कहा आप भारत में मिल जाओ, पाकिस्तान में मिल जाओ, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने घोषणा पत्र पर कहा कि आप आज़ाद हो गए हो, उसका मतलब होता है कि आप किसी के गुलाम नहीं तो भारत वालों के गुलाम हो, नहीं तो पाकिस्तान वाले के गुलाम हो, आप अपने हिसाब से जी सकते हो। यानी कि आप चाहो तो अपना एक देश बना लो, चाहे उसके साथ जुड़ दो, अपने हिसाब से जियो। तो उन्होंने इसलिए उनका घमंड आ गया था, उनके ऐसा हो गया था हम अपने पेपर पर यहाँ इनका काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काफ़ी अच्छा काम किया जिसके कारण से इनको मिलाया। उसके बाद बात करते हैं कि ऐसे में अगर सभी रियासतें भारत से अलग होती देश में कई टुकड़े बढ़ जाते। मैंने आपको पहले बता दिया पर ये बात में आ रहा है, अगर सभी रियासतें भारत से अलग होती तो देश के कई टुकड़े हो जाते हैं ना। मैंने आपको पहले बता दिया, पहले टुकड़े हो जाते थे। तो ऐसे रियासतें अपनी अपनी मांग उन्होंने की, ऐसा नहीं मांग नहीं की, पर उनको समझाने के लिए सरदार वल्लभ भाई का काफ़ी योगदान रहा। तो भारत के टुकड़े होने की पूरी संभावना थी। उसके बाद सबसे पहले त्रावणकोर के राजा की बात करते हैं। इन्होंने मांग की थी सबसे पहले त्रावणकोर के राजाओं ने अपने राज्य को आज़ाद करने की ऐलान दिया कि हम आज़ाद है, यानी कि हम आज़ाद है, हमारा देश अलग है, कोई भारत इसमें इन्फेक्ट यानी कि कोई ऐसा नहीं कर सकता है, हम इसके खिलाफ है। और अगले दिन हैदराबाद के निज़ाम ने घोषणा की। अब देखिए क्वेश्चन ये उठता है कि सबसे पहले भारत देश में किस रियासत के राजा ने ऐलान किया कि हम आज़ाद है? तो आपको करना है त्रावणकोर के राजा। क्या है? त्रावणकोर के राजा। ये क्वेश्चन उठने की पूरी संभावना है। आप ये छोटे इफेक्ट अंदर आते हैं वो ही आते हैं, बाकी कोई एग्जामिनर इतना दिमाग नहीं लगाता है, वो ऐसा ही लगाते हैं। और हम तो आपको क्वेश्चन ये उठता है कि सबसे पहले रियासत की मांग, आज़ाद होने की मांग किस राजा ने की? तो त्रावणकोर के राजाओं ने की। किसने की? त्रावणकोर के राजाओं ने ऐलान कर दिया कि हम आज़ाद है। और अगले दिन किसने की? तो हैदराबाद के निज़ाम ने भी घोषणा कर दी कि हम आज़ाद है। ऐसे में देश में टुकड़े होने का सामना करना पड़ा। इन्हें सामना आ रहा था कि देश का टुकड़ा फाइनल होगा, कि टुकड़ा हो ही जाएगा। तो ये सामना करने की पूरी संभावना थी। उसके बाद बात करते हैं कि आपको थोड़े हैदराबाद की जानकारी बता दूं। हैदराबाद एक बहुत बड़ी मुस्लिम रियासत थी और वहाँ के निज़ाम जो विश्व में अमीरों के नाम में उनका नाम आता था। तो ये भी काफ़ी क्वेश्चन उठने की संभावना होती है। और उसको अपन जो हैदराबाद विलय हुआ था उसको अपन डिटेल में और आगे पढ़ेंगे एक बार सिंपल तरीके से। उसके बाद वो करेंगे कि क्वेश्चन अपन आगे और इसी के साथ अपन वीडियो समाप्त करते हैं। और आगे अपन बात करते हैं कि थोड़े एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं आपके लिए, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे जो मैंने आपको बता रहा हूँ, जो आपको करने मैंने नोट्स एक दो बनाए हैं, तो आपको ये थोड़े याद करने। तो सबसे पहले बताएंगे कि आपके लिए जूनागढ़ यानी कि एक नक्शा आएगा आपके पॉलिटिकल साइंस में, नक्शा आने की पूरी संभावना शायद आएगा, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगली बार तो नहीं आया था पर अब की बार से बताने सरकार के हिसाब से है। तो सबसे पहले अपने एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपके लिए। क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? सबसे पहले एक क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो ही मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। ये पहला क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में करना है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बताया। सेकंड नंबर है खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता था? ये भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और सेकंड नंबर है कि बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ या किस वर्ष हुआ? तो ये भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्या है?
बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में करना। और सेकेंड नंबर पे अपन बात करते हैं, तो सेकेंड नंबर पे कौन सा क्वेश्चन आपके लिए लिया जाए, तो ये लिया जाए आपके लिए इसमें कौन सा मैंने बनाया है अच्छा सा। सबसे पहले बात करेंगे तो हाँ, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, सबसे पहले बात करेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई और मुस्लिम लीग का जो सिद्धांत था और किसने दिया। और सेकंड एक और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए एक नंबर में आप कमेंट बॉक्स में आपको करना है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, इसके बारे में भी आपको बताना है। और सेकंड इसमें एक और क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए जो कि एग्जाम की काफ़ी इम्पोर्टेंट लगने की संभावना है, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ, ये क्वेश्चन आपको कंप्लीटली कमेंट बॉक्स में करना है। क्योंकि मैंने आपको वही क्वेश्चन जो बताएं जो एग्जाम में एक नंबर में पूछने की संभावना है। एक, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ, और उसके बाद है कि मेघालय का निर्माण कब हुआ, मेघालय का निर्माण कब हुआ, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ। ओके, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में करना। अगर वीडियो यहाँ तक आपने देखा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनको एग्जाम में काफ़ी एग्जाम पास में आ रहा है तो एग्जाम को उनको भी हेल्प हो जाएगी। और थर्ड नंबर पर बात करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तो हर एक दिन में आपको वीडियो अपलोड मिल जाएंगे। तो आपको इस वीडियो के जरिए आपको पढ़ाई करनी है और आपको किताबों से भी जुड़ा रहना है, ताकि आपको उनसे पढ़कर इनसे और काफ़ी हेल्प मिलेगी। और मैं हूँ रमेश चंद्र क्लासवा, और अभी नया मैंने यूट्यूब चैनल बनाया और उस पर पढ़ा रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े, और मैं चाहता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस में आप 95 से ऊपर प्रतिशत बनाएं, तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। और इसी के साथ जय हिंद, और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो आएगा तो आपकी नोटिफिकेशन जारी मिल जाएगी आपको। थैंक यू, यहाँ तक धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और जो मैंने क्वेश्चन बोला है वो कमेंट बॉक्स में आपको जरूर करना है। जय हिंद, जय भारत।